अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कहने को तो इस वक्त मुल्क में जमहूरियत है, जमहूरी इदारे कायम है, सुप्रीम कोर्ट और पांचों हाई कोर्ट काम कर रही हैं, पार्लियामेंट के इजलास होते हैं, हुकूमत और अपोजिशन कौमी असम्बली और सेनेट में मुख्तलिफ मामला पर बहस करते हैं, सूबाई असम्बलियाँ भी काम कर रही हैं। मगर मुल्क में दर हकीकत इस वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस और मन मर्जी का कानून नाफिज है, जहाँ जो इदारा या जो तनकीदी आवाज़ आपकी राह में रुकावट बने तो उसके आगे दीवार बन जाओ, जो सवाल करे उसे खामोश कर दिया या पाबंदी लगा दो। यही वो सूरत हाल है जिसका आज पाकिस्तान को सामना है। इलेक्शन का नतीजा अपनी मर्जी का ना आए तो फॉर्म 47 ले आओ, मीडिया तनकीद करे या सवाल करे तो पीका कानून में तरमीम कर दो, अदलिया से अपनी मर्जी के फैसले ना आए तो आइन में तरमीम कर दो, और इस सब में सहूलतकारी के लिए पार्लियामेंट को रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करो। मुल्क में मुख्तलिफ हल्के इसी सूरत हाल पर मुसलसल तशवीश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ना पहले कोई बात सुनी गई और ना अब कोई बात सुनने जाने का इम्कान है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने और जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस रास्ता रोकने के बाद भी इदारों पर कंट्रोल की ख्वाहिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से हुकूमत पर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में अपनी मर्जी के जजेस लगाने के लिए कोर्ट पैकिंग के इल्जाम तो लग रहे थे, जबकि अब हुकूमत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाने के इल्जाम भी सामने आ रहे हैं। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने 2 रोज पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को खत लिखा था, जिसमें बाहर से जजेस लाने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ना लगाने का मुतालबा किया था। मगर हाई कोर्ट के 5 जजेस और वकला तंजीमों के एतराज़ात के बावजूद सदर मुमलिकत ने कल रात लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले की मंजूरी दे दी है, जिसका वफाकी वजारत कानून और इंसाफ ने न सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बल्कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की जानिब से 3 नए आने वाले जजेस को भी रोस्टर में शामिल कर दिया गया है, जिसके बाद अब ये क्या सराहियां हो रही हैं कि जस्टिस आमिर फारूक के मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट में तरक्की के बाद इन तीनों में से जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या आईनी बेंच का सरबराह बनाया जा सकता है, क्योंकि अब लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे सीनियर जज होंगे, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अब सीनियरिटी में दूसरे से तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। अहम बात यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के हसास एजेंसियों की मुदाखलत से मुतल्लिक खत के बाद से एग्जीक्यूटिव और अदलिया के दरमियान कशीदगी पाई जा रही थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफर को इसी 6 जजेस के खत का रद्द अमल करार दिया जा रहा है। मगर हुकूमत के इस इकदाम पर मुख्तलिफ वकला तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों वकला तंजीमों ने आज इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कल हड़ताल के ऐलान करते हुए 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया है। तीनों वकला तंजीमों ने अपने मुश्तरका एलामिया में कहा है कि पीका एक्ट के जरिए मीडिया को फतह कर लिया गया है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की कोशिशें जारी हैं। इसी तरह कल लाहौर के वकला बरादरी ने 26वीं आईनी तरमीम और जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया था, जबकि सीनियर वकील हामिद खान ने वकला से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले इस्लामाबाद पहुंचने की अपील की है। इस तरह से और जजेस को भर्ती करने की कोशिश हो रही है, ये बड़ी अफसोस की बात है। इसलिए हमारा अगला जो स्टेप होगा वो होगा 10 तारीख को। 10 तारीख को हमने इस्लामाबाद में इकट्ठे होना, जिस दिन इन्होंने जुडिशल कमीशन की मीटिंग बुलाई है कोई 8 या 5 जज भर्ती करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह हम भरने नहीं देंगे। सियासी अपॉइंटमेंट के साथ, अपने फेवरेट्स के साथ 26वीं तरमीम के जवाब को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर हतमी फैसले से कबर सुप्रीम कोर्ट में कोई तकर्री न की जाए। लिहाजा मुतालबा किया जाता है कि जुडिशल कमीशन का इजलास फौरी तौर पर मुलतवी किया जाए। इसी जज को पाकिस्तान की किसी और हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। इस्लामाबाद की वकला बरादरी इन ट्रांसफर्स की मजम्मत करती है। ये ट्रांसफर्स बदनीति पे मबनी हैं। कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का जो इजलास होने जा रहा है वो इजलास भी बदनीति की बुनियाद पर बुलाया गया। हमारा ये मुतालबा है कि उस इजलास को फिलफौर पोस्टपोन किया जाए। इस्लामाबाद और लाहौर की तंजीमें एहतजाज की कॉल दे रही हैं, मगर अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल इन मामलात पर अब भी हुकूमत के साथ खड़ी नजर आ रही है। दूसरी तरफ हुकूमत इस पूरी सूरत हाल में बार बार अपने ही असूलों को तब्दील कर रही है, क्योंकि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीनियरिटी का असूल खत्म करके 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाने का असूल तय किया था। लेकिन अब हुकूमत पर यह इल्जाम है कि क्योंकि हुकूमत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए अपनी मर्जी का कोई जज नहीं मिला, तो हुकूमत ने दूसरी हाई कोर्ट से जज ट्रांसफर करने का फैसला किया,
और ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसा पीडीएम हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस उमर ता मदियाल के दौर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून लाकर केसेस लगाने और बेंचेस बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस को दिया था। मगर जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में मर्जी के बेंचेस बनाने में मुश्किल पेश आई तो हुकूमत ने फिर कानून बदल दिया और चीफ जस्टिस को जजेस कमेटी में एक जज अपनी मर्जी का लगाने का इख्तियार दे दिया। यानी जिस हुकूमत ने चीफ जस्टिस से इख्तियार वापस लेने का फैसला किया था, उसी हुकूमत ने हालात बदलने पर वही इख्तियार वापस चीफ जस्टिस को दे दिया। और अब भी हुकूमत के असूल कभी इधर तो कभी उधर होते नजर आ रहे हैं। इस बारे में माहिर कानून रीमा उमर ने एक्स पर अपनी पोस्ट में 26वीं तरमीम के बाद होने वाले इकदाम और फैसलों का जिक्र करते हुए लिखा कि ये वाकयात मौजूदा रजीम के खौफ का सबूत हैं, जो ये जाहिर करती हैं कि हुकूमत की जानिब से की जाने वाली तरमीम जजेस के एहतसाब की मुखलसाना कोशिश हरगिज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खौफजदा रजीम की जानिब से अदलिया पर तसल्लुत की एक बेईमाना कोशिश है, जिसकी अपनी आईनी हैसियत पर भी सवालात उठते हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और सीनियर वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अपनी एक्स पोस्ट में पिछले 1 साल के वाकयात पर लिखा कि जजेस को कंट्रोल करने के लिए 26वीं तरमीम लाई गई, मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए पीका कानून लाया गया, धांधलीज़दा इलेक्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, असातिज़ा को काबू रखने के लिए यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया और इस सब के खिलाफ मज़ाहमत के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। हुकूमत जो कुछ कर रही है और आने वाले दिनों में क्या कुछ करने का इरादा रखती है, इस पूरी सूरत हाल पर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लेंगे और हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हामिद खान। हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल आप समेत दीगर वकलाओं ने लाहौर में जो वकला कन्वेंशन था उससे खिताब करते हुए ये कहा कि 10 फरवरी को आप लोग एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद में, और आप लोगों का एक ये मुतालबा है कि जो जेसीपी का इजलास हो रहा है जिसमें नए जजेस को इंडक्ट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसको फिलहाल मुलतवी किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो फुल कोर्ट सुने, और जो जजेस ट्रांसफर हो रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, उस हवाले से भी आप लोगों ने एतराज किया। लेकिन कल रात हमने देखा कि 3 जजेस का जो ट्रांसफर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, प्रेसिडेंट ने उसकी मंजूरी दे दी है, नोटिफाई हो गया है ये मामला, और हुकूमत इसका दिफा कर रही है कि आइन में इसकी गुंजाइश थी, जो कुछ हुआ है आइन और कानून के मुताबिक, आर्टिकल 200 के मुताबिक हुआ है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, आइन को इस्तेमाल गलत तौर पे कर रहे हैं। आइन में शिक तो जरूर है, लेकिन उस शिक का इस्तेमाल इस मौके पे करना, इसके पीछे बदनीयती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। और फिर दूसरी बात ये है कि जिस अंदाज से हो रहा है ये आइन की मंशा के मुताबिक नहीं है। वो तो था जहाँ कहीं जरूरत हो किसी और जज को लाने की दूसरे सूबे से, उनकी मर्जी से, उनके चीफ जस्टिस की मर्जी से और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मर्जी से वो तब करें। यहाँ पर तो पूरा मंसूबा है। यहाँ के मतलब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं उनमें से चीफ जस्टिस नहीं इन्होंने लेना और बाहर से ला के इम्पोर्ट करके चीफ जस्टिस उन पर मुसल्लत करना है। इस मकसद के लिए आर्टिकल 200 नहीं है, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है आर्टिकल 200, जो जिसमें पीछे नीयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जेन्युइन थी, लेकिन यहाँ पर ये गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हामिद खान साहब, ये सिर्फ हुकूमत या सदर मुमलिकत तो नहीं कर रहे हैं ना। जो आर्टिकल 200 है वो तो बड़ा क्लियर है कि 3 चीफ जस्टिस, 2 जो मुतल्लिका हाई कोर्ट्स हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे बाकायदा कंसल्टेशन होगी तभी ये हो सकता है। तो यानी कि तीनों ने अपना कंसेंट दिया होगा तभी ये अमल जो आगे बढ़ा ना। फिर सारी चीज प्लानिंग के तौर पे कई दिनों से चल रही थी और इसको अफवाह थी, इसीलिए तो मजबूर होके 5 या 7 जजेस ने वो खत लिखा है कि भाई क्या कर रहे हो, हमारे ऊपर दूसरे हाई कोर्ट से लाकर आप मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हो। जब कानूनी रास्ता है इसका तो फिर एतराज कैसे किया जाएगा और कैसे इसको फिर चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, कानूनी रास्ता हर एक चीज का होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल किस लिए किया, उसके पीछे नीयत क्या। अब हर चीज आप दुरुस्त नीयत से भी कर सकते हैं, मेलाफाइडे भी कर सकते हैं। इसलिए कानूनी और आईनी असूल है कि मेलाफाइडे चीज जो है वो कभी एक्सेप्टेबल नहीं होती, चाहे वो उसकी गुंजाइश आइन में हो भी, लेकिन अगर उसके पीछे मकसद जो है वो गलत है, मेलाफाइडे है, बदनीयती है, तो उस सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी एक्सेप्शन मौजूद है। अच्छा हामिद खान साहब, जब 26वीं तरमीम पास हुई थी उस वक्त भी आपने और दीगर वकला ने कहा था कि ये 26वीं तरमीम जो है वो स्टैंड नहीं कर सकती, हम इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे, लीगल कोर्स भी अपनाएंगे। अब हमने देखा है कि उसका केस तो जो है वो इस वक्त चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन किसी किस्म का एहतजाज हुआ नहीं। और कल भी आपने कहा है कि अब हम 10 फरवरी को एहतजाज करेंगे। क्या आपका लाएमल होगा? क्योंकि माजी में भी आप कहते रहे एहतजाज का, लेकिन वो एहतजाज नजर तो नहीं आया, वकला तो डिवाइडेड है। नहीं, एहतजाज हुआ है पिछले थर्सडे को
रैली निकली है लाहौर में काफी बड़ी, और इंशाल्लाह कल इस्लामाबाद में भी वकला की रैली निकलेगी, और वकला का कन्वेंशन भी कल इस्लामाबाद में है, कल लाहौर में कन्वेंशन हुआ। तो हमारे मुसलसल एक एक्शन चल रहा है इस मामले में, और कल का जो डिक्लेरेशन का आपने भी जिक्र किया वो सारी हमने उसी हवाले की, इसी सिलसिले की एक कड़ी है जी। लेकिन हम साहब कल जैसे वकला ही ये कह रहे थे ना कि इस वक्त वकला डिवाइडेड हैं, कुछ वकला हैं, एक ग्रुप है जो कि ताकतवर लोग हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, कुछ आइन के साथ खड़े हुए हैं। तो वकला जब तक डिवाइडेड रहेंगे तो कोई मौसर तहरीक तो नहीं नजर आ रही। देखिए वो जो वकला है वो कॉम्प्रोमाइज है, वो तो हुकूमत का हिस्सा है, वो हुकूमती वकला है, वो कोई इंडिपेंडेंट वकला, ये वकला की जो है इंडिपेंडेंट सोच की तो अक्कासी नहीं करते। तो वो तो उनकी तरफ से, उनमें से एक तो लॉ मिनिस्टर भी बना हुआ है, और ये सारे मिले जुले उनके साथ इस मौजूदा जो जालमाना स्टेप्स है इस हुकूमत कर रही, उसके पूरी तरह से वो इन्वॉल्व है। हमेशा कुछ ना कुछ लोग होते ही हर दौर में रहे हैं। ये नहीं है कि 100% वकील उनमें 5-10% होते हैं, ये ज्यादा भी बाज़ औक़ात हो जाते हैं, जो कि अपने मफादात की खातिर आइन और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, आज़ाद अदलिये के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो एक तबका है वकला में एक जो कि इस वक्त अपने ज़ाती मफादात के, शायद हमें जज लगा दें, शायद हम कहीं लॉ ऑफिसर लग जाए, शायद हमें कोई और ज़ाती फायदा हो जाए। हामिद खान साहब, क्या आप लोग कोई मौसर एहतजाज 10 फरवरी को कर सकेंगे जिससे ये सारा मामला जो आप चाहते हैं कि डिले हो जाए, जेसीपी का इजलास डिले हो जाए और फुल कोर्ट जो है इस पूरे मामले को देखे, 26वीं आईनी तरमीम के मामले को, इतना प्रेशर आप क्रिएट करने में आपको लगता है कामयाब हो जाएंगे? कोशिश तो पूरी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से समाअत थी, तो उस दिन हियरिंग के दौरान जस्टिस मंदोखेल साहब ने यह कहा भी कि मुल्क की जो दो बड़ी बार एसोसिएशन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या पाकिस्तान बार काउंसिल है, वो तो इस केस में पार्टी ही नहीं है। इसकी क्या वजह है? और वाकई ये दो सबसे बड़ी बॉडीज हैं। वो कॉम्प्रोमाइज है, वो टोटली कॉम्प्रोमाइज बॉडीज हैं। उनमें इंसिडेंटली वो तो 5 साल पहले पाकिस्तान बार काउंसिल इलेक्ट हुई थी, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट बाद में तो था कि इन्होंने इलेक्शन में धांधली की है, जीते हुए को हरा दिया है, सब कुछ हुआ है, सबको पता है। लिहाजा वो कोई लोगों की नुमाइंदगी नहीं करती। असल बार एसोसिएशन जो है हाई कोर्ट बार्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट बार्स होती हैं, जो कि कॉमन लॉयर की नुमाइंदगी करती हैं। ये दो तो बिकी हुई बार्स हैं। और हामिद खान साहब देखिए ना, जी सेक्रेटरी जो है बड़े वोटर से इलेक्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट, उसको सस्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी सोच रखता है, वो वकीलों की सोच के मुताबिक बात करता है। हामिद साहब, अब जरा बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस को ट्रांसफर किया गया है, उसकी वजह आपको क्या नजर आ रही? क्योंकि कुछ दिन पहले इमरान खान ने यह कहा था और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि दूसरे हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए जजेस लाए जा रहे हैं ताकि जो इमरान खान साहब के केसेस में अपील का मामला है वो उसको मैनेज किया जा सके। आपको ये वजह नजर आ रही है, कोई और वजह इसकी? जी, एक वजह ये है, बिल्कुल है, वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस उनकी मर्जी का हो, ताकि हर केस वो उनके सामने लगाए जो कॉम्प्रोमाइज किस्म के जजेस हैं। और उनकी कोशिश है कि क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगले जो 3-4 सीनियर जजेस हैं वो काफी हद तक इंडिपेंडेंट जजेस हैं, और इन्हें खतरा यह है कि उनमें से कोई चीफ जस्टिस बन गया तो हमारे मंशा के बेंचेस नहीं बनेंगे, हमारे मंशा से एलोकेशन ऑफ केसेस नहीं होगी, और जाहिर है उसमें से एक मेन टारगेट जो है वो इमरान खान भी है। सही, तो अब अगला लाए अमल आपका यही है कि 10 तारीख को आप लोग एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद में? इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर हामिद खान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हुकूमत पर अदलिया को मैनेज और कंट्रोल करने के इल्जाम लग रहे हैं, इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक ने, मुशीर हैं वजारत कानून और इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वकला बरादरी एहतजाज कर रही है और 10 फरवरी को उन्होंने इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी है। उनका कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो समाअत है वो फुल कोर्ट करे। दूसरा, वो ये मुतालबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है उसको मौखर किया जाए जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता। और अब जो कल ये सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दी है 3 जजेस के ट्रांसफर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको भी वो कह रहे हैं कि फैसला बदनीयती पर मबनी है। तो वकला बरादरी अब आपके खिलाफ एहतजाज के लिए जा रही है। अकील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो मामला सब्जेक्ट्स है
वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसाइड करना है, और फुल कोर्ट बनाने की भी जितनी भी इस्तदाएं हैं, जितनी भी दरखास्तें हैं, वो नोटिस उस पर जारी हो चुके हैं, और वो मामला टेकअप होगा कोर्ट के अंदर, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में वेदर इसको फुल कोर्ट सुनेगा या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, सो उस पर तो कमेंट मैं नहीं कर सकूंगा। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि जो 3 जज साहिबान का अभी ट्रांसफर हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो आएंगे। उनका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से भी है, सिंध से भी है, बलूचिस्तान से भी है। तो वैसे तो हमने जो खत के थ्रू भी चीजें देखी और अदरवाइज भी जो बातें सुनी जा रही थी या मीडिया पे जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी, शायद ये तासुर दिया जा रहा था कि मखसूस एक जो हाई कोर्ट है उधर से जज साहब को लाया जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सेक्शन 3 ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 भी ये चीज वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेन करता है, और उसमें दर्ज है कि ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान एंड अदर टेरिटरीज, तो दीगर जो पाकिस्तान के हिस्से हैं उसमें से भी जज साहिबान आ सकते हैं। तो इसमें ऐसी बात नहीं है, कल को कोई गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से या वहां की चीफ कोर्ट से आ जाए या आजाद कश्मीर से आ जाए, तो क्या उसमें भी प्रॉब्लम होगी? मैं नहीं समझता। जब आपका आइन इस चीज की इजाजत देता है, आर्टिकल 200 बहुत वाजे है, और वाजे तौर पे उसमें दर्ज है कि ये तमाम तर इख्तियार जो है ये सदर पाकिस्तान का है। अगर इन तीनों जज साहिबान जो ट्रांसफर होके आए हैं, अगर इनका कंसेंट ना होता, अगर ये रिफ्यूज कर देते, तो फिर एक और सूरत हाल थी और एक और बात हो सकती थी। लेकिन फिल वक्त तो इनका कंसेंट भी शामिल है और कंसल्टेशन भी मुतल्लिका चीफ जस्टिस के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। वैसे तो अकील मलिक साहब जो वकला है वो तो ऑब्वियसली जजेस जो चीफ जस्टिस हैं, मुतल्लिका चीफ जस्टिस इस केस में, उनकी साख पे भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब हम आइन को पढ़ते हैं तो लेटर एंड स्पिरिट में उसको पढ़ना होता है। तो जो लिखा हुआ है, जो तहरीर शुदा है, वो तो हमें पता है, लेकिन वजह क्या है यहाँ पे, क्या क्यों गया है, जरूरत क्यों पेश आई इसकी कि जो लाहौर में 15वें नंबर पे जज थे उनको आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करें। अब वो सेकंड सीनियर मोस्ट हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के बाद। इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है इसका? शहजाद साहब, इसके अलावा 30वें नंबर के जज भी हो सकते थे, इसमें कोई ऐसी खास वजह नहीं है। इसमें सिर्फ आप देखें कि जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है या आपकी वफाक का कॉन्सेप्ट है, उसमें जितने भी जज साहिबान हैं वो तमाम तर सूबों की नुमाइंदगी करते हैं, और यहाँ पे 2 सीटें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी जो वेकेंट थी, और इन एनी केस 10 तारीख को इजलास होना है जेसीपी का। इसकी मेन वजह तो यही है कि सराइकी स्पीकिंग जज, आपके बलोची स्पीकिंग जज वो नहीं है, सराइकी स्पीकिंग जज नहीं है। अकील साहब, तो अभी 2 तैनातियां हुई है, 2 जजेस को रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर किया गया है, 2 और वैकेंसीज थी, तो आप फ्रेश जज को तैनात कर सकते थे, चाहे उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से होता, सिंध से होता, जीबी से होता, कोई एतराज नहीं करता। आपके पास ऑप्शन ये मौजूद था। देखिए, बिल्कुल ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है तो उसको भी एक्सरसाइज एक्सरसाइज करने का रीजन जो होता है ना, अब आप कह रहे हैं फेडरलिज्म की वजह से किया गया, वो तो मैंने आपको दलील दे दी। इसके अलावा क्या लॉजिकल रीजन है? बिकॉज ऑब्वियसली 3 चीफ जस्टिस हैं, वो भी कन्विंस हुए होंगे, तो किस बात पे कन्विंस किया कि जरूरत क्यों महसूस की गई इसकी? देखिए, इस्लामाबाद में जो जज साहिबान अभी काम कर रहे हैं, जनरली देखा जाता है कि जो जज साहब जिनको लाया जाएगा या जिन जज साहिबान को लाया गया है उनकी एक्सपर्टीज क्या है, क्रिमिनल लॉ, अदरवाइज सिविल लॉ, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स। तो मैं समझता हूँ कि उनके रिस्पेक्टिव एरियाज, उनकी जो जनरल एक उनकी रेपुटेशन है, और उसके अलावा जो उनकी एक्सपर्टीज है। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो जज साहब 2 हफ्ते पहले वहां पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुकर्रर हुए थे, उनको इस्लामाबाद में लाया गया है, उनकी क्या ऐसी एक्सपर्टीज है जो बाकी जो 9 जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास नहीं थी? देखिए, ये आपका बिल्कुल वैलिड सवाल है, और ये अब रिसेंट उनकी अपॉइंटमेंट है, तो रिसेंट अपॉइंटमेंट की वजह से वो अगर बलूचिस्तान की सीट अगर खाली है और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी उस तरह नहीं है, तो इंश्योर किया गया है कि बलूचिस्तान की नुमाइंदगी भी हो। किसी और जज को भी ला सकते हैं। आई थिंक इसको इतना मुतनाज़ा या इतना पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये तमाम तर काबिल एहतराम, काबिल इज्जत जज साहिबान है जो अपनी अपनी फील्ड्स में महारत लेकिन अकील साहब, जो जजेस ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे उनमें वो 6 जजेस भी थे जिन्होंने खत लिखा था, वो भी काबिल एहतराम है, ऑनरेबल है। लेकिन आई थिंक द राइटिंग इज ऑन द वॉल, चाहे लीगल एक्सपर्ट्स हो, चाहे वकला बॉडीज हो, वो कह रहे हैं कि क्योंकि इन 6 जजेस ने खत लिखा था एजेंसीज की मदाखलत के खिलाफ, इसलिए ये उसके रिएक्शन में फैसला किया गया है, और हुकूमत चाहती थी कि जो चीफ जस्टिस बने वो उनकी मर्जी के हों। ये इल्जाम लग रहा है सियासी हलकों की जानिब से भी और वकला बरादरी की जानिब से भी।
देखिए, ये इल्ज़ाम तो सरासर गलत है और इस इल्ज़ाम में इसको सब्सटैंशिएट नहीं किया जा रहा या नहीं कर सकते सब्सटैंशिएट, क्योंकि वकला ने और जजेस ने रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होना है, आईने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। अगर मुझे बता दें कि आईने पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, अगर आर्टिकल 200 एग्जिस्ट नहीं करता और हम शायद अपने से अखज़ कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें, फिर तो उनकी बात दुरुस्त हो सकती है। जब रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, तो फिर पिक एंड चूज़ नहीं हो सकता। अकील मलिक साहब, ये नहीं हो जब सकता जब कि जब आपको चीफ जस्टिस बंदियाल चीज़ साहब थे या या चीफ अगर जस्टिस आपकी सीनियरिटी और दीगर चीजें इफेक्ट हो रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि इस तरह ना करें। ये ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और एक अकील कॉन्स्टिट्यूशनल मलिक स्टेप साहब, है। जब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब थे या बंदियाल साहब थे और वो हम ख्याल बेंचेस बनाते थे, वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक था। उस वक्त कोई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नहीं था, तो वो अगर अपनी मर्जी के जज चुनते थे बेंच में, उस वक्त के कानून के मुताबिक करते थे। लेकिन आप उनकी इंटेंशन पे सवाल उठाते थे, उनकी नीयत पे सवाल उठाते थे, उनके फैसले दिखा के बताते थे कि देखिए हम ख्याल बेंचेस पिछले 2-3 साल से बन रहे हैं। तो लेटर तहरीरी तौर पर होना एक चीज है, उसकी स्पिरिट होना एक और चीज है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हम उस टाइम बिल्कुल एतराज उठाते थे, क्योंकि उस वक्त ना 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था और चीजों को रेगुलेट नहीं किया जा सकता था। हमने बिल्कुल बसीयत पार्लियामान के काम में मुदाखलत की जाती थी, ये आपके सामने भी है। तमाम ये पूरी कौम देखती थी कि जिस तरह मनपसंद केसेस लगा लिए जाते थे या मनपसंद आइन और कानून से हट के या उससे बालातर जो है फैसले किए जाते थे। तो ये तो सब कुछ देखा। अब तो आइन और कानून की बालादस्ती को इंश्योर किया गया है 26वीं आईनी तरमीम के तहत, और बिल्कुल जो रूल ऑफ लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेरे ख्याल से वो तनकीद जो हो रही है इस वक्त आप देख नहीं रहे 26वीं तरमीम के हवाले से। इनफैक्ट कोर्ट में तो जो हम चल रहे हैं कि रेगुलर बेंच कौन सा केस सुनेगा, आईनी बेंच कौन सा केस सुनेगा, लेकिन इल्जाम यह है कि 26वीं तरमीम के जरिए पहले आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया और फिर आपने हाई कोर्ट्स में जजेस की इंडक्शन कर रहे हैं, अपनी मर्जी के जजेस सूबाई हुकूमतें जो नॉमिनेट करती है वो वहां पे हो रहे हैं, जिससे आप कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं। और अब क्योंकि आपकी मर्जी के जज नहीं आ रहे थे टॉप सीनियर मोस्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो आप वहां पे नए जजेस लेकर आ गए। ये इल्जाम लग रहा है कि आप कोर्ट्स को कैप्चर और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये इल्जाम भी सरासर जो है मफरूजों पे है और बिल्कुल गलत है। और इसकी वजह यह है कि 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामान ने की और 2/3 अक्सरियत से ये आपकी जो अमेंडमेंट थी ये हुई, और पार्लियामान ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपनी बालादस्ती को तस्लीम करवाया है, उसको मंजूर करवाया है और इसको इंश्योर करवाया है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। नहीं अब ये तो नहीं हो सकता कि सब पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होता, आइन सुप्रीम होता है ना, क्योंकि आइन ये कहता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस करता है, यानी कि पार्लियामेंट के अपने इख्तियारात हैं, जुडिशरी के अपने इख्तियारात हैं, एग्जीक्यूटिव के अपने इख्तियारात हैं। अगर आप कहें पार्लियामेंट इज सुप्रीम तो फिर इसका मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को तो आप कह रहे हैं कि आप तो निचले दर्जे के शायद सतून होंगे रियासत के। नहीं, वो हमारे ही बनाए हुए कानून पे अमल दरामद भी करते हैं और उसकी तशरीह भी होती है। तो ये कम अज कम आई थिंक एक मिसकंसेप्शन दूर होनी चाहिए। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। फाउंडिंग फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने जब आर्टिकल 200 जब डाला था तो उसमें कतन ये बात सामने नहीं थी कि एक जज को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तक। तो ये तो आपके आइन में दर्ज है। अगर आप यही कहते हैं कि आइन सुप्रीम है, जो कि मैं भी मानता हूं, पार्लियामेंट और आइन दोनों सुप्रीम है, अगर पार्लियामेंट और आइन दोनों सुप्रीम है तो सबको फिर इसकी सुप्रीमेसी को तस्लीम करना होगा। अच्छा, तो अगर इमरान खान की हुकूमत पी का कानून पास करके जाती है पार्लियामेंट, तो उसको क्यों चैलेंज किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और क्यों फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन शिकों को हटा देता है ये कह के कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है ये? आप मानते हैं उसको फिर कि ठीक है पार्लियामेंट ने काला कानून पास किया, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट ने किया है, क्यों उसको चैलेंज करते हैं आप लोग फिर जुडिशरी में जाकर? देखिए, उसमें चैलेंज ये होता है कि इफ एनीथिंग इज अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन से वो मुतसादिम है या उसके इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है या इन अकॉर्डेंस विद दोस प्रोविजंस नहीं है, तो फिर उसको चैलेंज किया जाता है। यहाँ पे भी दूसरा आर्ग्यूमेंट यही है ना कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके मुतसादिम है 26वीं तरमीम, इसीलिए लोग उस पर चैलेंज करने की बात कर रहे हैं ना। वो तो आपका नुक्ता नजर था, यहाँ उनका नुक्ता नजर है। देखिए, ये तो आइन में भी दर्ज है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो चैलेंज नहीं हो सकती, बरकैफ उसमें प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। अब ये मामला क्योंकि सब्जुडिस है, 26वीं आईनी तरमीम की तमाम तर दरखास्तें वो क्लब हो चुकी हैं, वो सब्जुडिस हैं और पेंडिंग एजुकेशन है। मुझे एक बात बताइए, देखिए ये जो आप लोगों ने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया में तकसीम है कम हो जाएगी, हम देख रहे हैं रेगुलर और आईनी बेंचेस के मामला कोई तकसीम खत्म नहीं हो रही। दूसरा, पहले आप ये कहते थे कि जजेस अपने चेंबर के लोगों को लगा देते हैं, तो अब इल्जाम ये लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज और एग्जीक्यूटिव अपने मर्जी के जजेस लगा रहे हैं। तो बेहतरी कैसे आई है? फिर इसको तो और ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत थी। आपने तो एक एक्सट्रीम से उठा के दूसरे एक्सट्रीम पे लेके चले गए इसको।
शहजाद साहब, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। जो रिसेंट एक अपॉइंटमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपको याद होगा राना सोनाल साहब के केस में वो प्रोसिक्यूटर थे, लेकिन हमने किसी भी सियासी मामले या किसी सियासी एंगल या किसी सियासी लेंस से उसको नहीं देखा। हमने सिर्फ और सिर्फ उनकी जनरल रेपुटेशन, उनकी एक्सपर्टीज, उनका जो काम था, वो तमाम तर चीजें देखी और वोट दिया। और बिल्कुल लॉ मिनिस्टर साहब ने भी वोट किया, अटॉर्नी जनरल साहब ने भी वोट किया, दीगर जो हुकूमत की नुमाइंदे थे सेनेट में से भी और नेशनल असेंबली से, उन्होंने भी वोट किया। तो इसमें ये कोई हमारी पर्सनल जो वेंडेटा या पर्सनल नेपोटिज्म किसी अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व नहीं है। अकील साहब, जब 26वीं तरमीम आप कह रहे हैं कि इतनी अहम थी और उसमें आपने कहा कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को खत्म करेंगे, टॉप 3 में से कोई एक जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, तो उस पर स्टैंड बाय करते हैं। अब आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायद नजर नहीं आ रहा था कि टॉप 3 हमें सूट करते हैं, तो आपने एक और रास्ता निकाला और जज को ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपकी पीडीएम हुकूमत जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेकर आई कि हम जमहूरियत लेकर आ रहे हैं और टॉप 3 जजेस में से कोई एक फैसला करेगा, टॉप 3 जजेस फैसला करेंगे बेंचेस क्या होगी। लेकिन जस्टिस याया अफरीदी साहब, जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस थे और मर्जी के बेंचेस नहीं बन रहे थे, तो आपने उस कानून में भी तरमीम की और कहा कि नहीं, जो तीसरे जज हैं वो थर्ड सीनियर मोस्ट नहीं होंगे, वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से लेकर आएंगे। तो जहां आप खुद कानून बनाते हैं कह के हम जमहूरी एक तरीका अपना रहे हैं, लेकिन जहां सूट नहीं करता तो आप नया रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, नहीं, बिल्कुल सीनियरिटी ही सिर्फ प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए चीफ जस्टिस की कंसिडरेशन के लिए, और दीगर प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए। ये तो इवन तमाम सियासी जमातें इस पॉइंट पे मुत्तफिक थी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी आपने सुना, मौलाना साहब ने भी ये बात की, दीगर सियासी जमातों ने भी ये बात की, हम भी ये बात कह रहे थे कि खाली सीनियरिटी अलोन शुड नॉट ओनली बी दी कंसिडरेशन, या उसको खाली सीनियरिटी की बेसिस पे कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। उसके अलावा आप एक्सपर्टीज भी देखें, जनरल रेपुटेशन भी देखें, उनके जो केसेस का डिस्पोजल है उसको भी देखा जाए। और ओवरऑल ये तमाम तर चीजें हैं जो चीफ जस्टिस बनने के लिए ये प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए। ना वकील मलिक साहब, बज़ाहिर तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये कंट्रोल और मैनेज आप कर जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली आपको लगता है कि क्या कोई सियासी जमात क्या एक लॉन्ग टर्म के लिए वो इसको कंट्रोल और मैनेज कर रहेंगे, ये उनके मफाद में होगा या उनके गले पड़ेगा आखिर जाके? जी, मैं नहीं समझता कि 26वीं आईनी तरमीम या दीगर जो मामलात हैं वो किसी भी सियासी मामले में या किसी तसादम के लिए कोई रास्ता है या कोई ऐसी चीज है या रास्ता बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली हम बहैसियत हुकूमत आइन और कानून के साथ खड़े हैं, और जो चीजें आइन और कानून में हैं वही उनको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट उसकी एप्लीकेबिलिटी की जा रही है और उनको अप्लाई किया जा रहा है। मावराए आइन और कानून तो कोई काम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। वजीर आजम और वफाकी वज़रा की जानिब से तमाम सेक्टर्स को टैक्स रेट में लाने और मुनसिफाना टैक्सेशन के दावों के बाद अब हुकूमत एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स कटौती की तैयारी कर रही है। इस हवाले से कल हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि वफाकी वजारत हाउसिंग के तहत कायम टास्क फोर्स हाउसिंग सेक्टर पर टैक्स कटौती समेत दीगर तजावीज़ सामने लाई है, जिस पर गौर के लिए वजीर आजम ने कल इजलास तलब कर लिया है। इस पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है आरिफ हबीब साहब ने, जो कि चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के, और हुकूमत ने जो हाउसिंग सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए टास्क फोर्स बनाई है उसके मेंबर भी हैं। आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आरिफ साहब, बजट के दौरान वजीर आजम की जानिब से, फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया था कि मुनसिफाना टैक्स लागू करना जरूरी है, इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, रिटेल होलसेल सेक्टर हो, तमाम पे टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन टैक्स लगाने के चंद माह बाद अब टास्क फोर्स ये रेकमेंड कर रही है कि जो टैक्सेस लगाए गए हैं रियल एस्टेट सेक्टर पे उसमें कमी की जाए। क्या वजह है इसकी? आई थिंक देखिए, पहले तो ये बहुत ज़रूरी है इसको क्लैरिफाई करना कि रियल इस्टेट जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन है। रियल इस्टेट में जो है वो परचेज एंड सेल ऑफ प्लॉट्स जो है उसके गाब में वो समझा जाता है कि इवन जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इसका हिस्सा है, और उसका हिस्सा करके जो है वो ये समझा जाता है कि सारे का सारा परचेज एंड सेल ऑफ प्लॉट्स का जो है गोरख धंधा है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये परचेज सेल ऑफ प्लॉट्स अलग चीज है और कंस्ट्रक्शन जो है और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग जो है वो अलग चीज है। और आपको तो पता है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है कंस्ट्रक्शन का, वो ये सेकंड लार्जेस्ट जो है वो एम्प्लॉयर है। सबसे ज्यादा जो है वो टैक्स में ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैक्सेस पे कर रहा होता है, इवन इंडस्ट्री से भी उसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस हैं। और इसका जो ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में जो 1 करोड़ घरों की कमी है उसको पूरा करने की भी जरूरत है। तो एज ए एम्प्लॉयर
एज ए कंट्रीब्यूटर टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू, और फिर हाउसिंग की सप्लाई के का सेक्टर है, तो उस सेक्टर पे जो है वो फोकस किया जा रहा है। और उसके सिलसिले में ऑलरेडी जैसे मैंने बताया शहजाद भाई जी कि जो इस वक्त जो टैक्सेस हैं वो करीबन जो है वो 115% ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ दी प्लॉट जो है, जब एक प्लॉट जब रॉ प्लॉट खरीदा जाता है और उसके बाद उसको एंड प्रोडक्ट जब बेचा जाता है एंड यूजर को, तो उसमें 115% के टैक्सेस हैं। और आपको पता है कि ये जो टैक्सेस के अंदर जो है वो एडवांस टैक्स है, टाउन टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नॉर्मल बिजनेस पे 29% है, इंडिविजुअल पे नॉन टैक्स पे 15% है। फिर ये है कि डिफरेंट जो है नॉर्मल डेवलपमेंट पे जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर 29% और 40% एओपी का है। तो यूं जो है वो बहुत ज्यादा टैक्सेस से ये आरिफ साहब, लोडेड लेकिन है। लेकिन जो रिकमेंडेशन सामने आई है वो सिर्फ डेवलपमेंट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन पे तो नहीं अप्लाई हो रही, वो तो जो प्लॉट्स की लेन देन या ट्रेडिंग होती है उस पर भी अप्लाई होगी, क्योंकि जो रिकमेंडेशन है वो ये कहती हैं कि सेलर पे जो टैक्स है 3 से 4% उसको आधा कर दिया जाए, जो बायर पे टैक्स है 4%, उसको 0.5% कर दिया जाए। इसी तरह जो एक्साइज ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 3% खत्म कर दिया जाए। अब ये तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए ना, चाहे ये डेवलपमेंट के लिए हो या सिर्फ प्रॉपर्टी जो कि खाली जमीन हम कहते हैं कि प्लॉट या फाइलों की लेन देन पर हो। जी, हमें ये जहन में रखना चाहिए कि प्लॉट जो है वो कंस्ट्रक्शन का रॉ मटेरियल है। अगर प्लॉट जो है वो नहीं होंगे तो उसके ऊपर, चूंकि अगर प्लॉट पे भी आप टैक्सेस लोड कर देंगे तो जाहिर अल्टीमेटली तो वो एंड यूजर को जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये जो एडवांस टैक्सेस की कमी की बात हो रही है, तो ये सिर्फ टाइम डिफरेंस होगा, टैक्स खत्म करने की बात नहीं हो रही है। टैक्स तो जो नॉर्मल टैक्सेस हैं वो सारे लगने हैं जिनका मैंने जिक्र किया। जी ये है कि क्या एडवांस टैक्स जो है वो 4% परचेज पे लेना जायज है? मैं समझता हूँ कि एक शख्स अपने आप घर बनाने के लिए जो है वो प्रॉपर्टी लेता है तो उसके आप 4% टैक्स लगेंगे, और आपको बताया कि कभी कोई रिफंड होता है इसमें? रिफंड तो जो है वो एफबीआई नहीं कर पाती है, और उसके आप इसको लोड करके उसके ऊपर जो है अननेसेसरी। और आप ये देखें अभी इंडिया ने जरा स्लो डाउन हुआ है तो उन्होंने अपने आम लोगों के ऊपर जो है वो टैक्सेस कम करके वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों का डिस्पोजेबल इनकम को जो है वो बढ़ाएं ताकि इकोनॉमी जो है वो चले। और ये इसमें ये टैक्सेस जो मैंने जिक्र किए हैं, जी उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री को जो ये सपोर्ट करता है, उस पे भी आप ये देखिए कि बहुत हेवी टैक्सेस हैं। जो अलाइड इंडस्ट्री है और उन पे तो जैसे टैक्सेस, लेकिन आरिफ साहब आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्लॉट होता है वो उसका रॉ मटेरियल है, लेकिन मसला ये है कि जब आप प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स कम करेंगे तो प्लॉट की जो ट्रेडिंग है, जो स्पेकुलेशन है, वो बढ़ जाती है। और ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो कि प्लॉट्स खरीदते हैं, फाइलें खरीदते हैं और गैर जरूरी तौर पर प्लॉट्स की कीमतें बढ़ने लगती है, यानी कि वो ओवर वैल्यूड हो जाती हैं। और फिर एक आम आदमी जो कि चाहता है कि वो एक अपना घर बना सके एक अफोर्डेबल प्राइस में, उसके लिए वो जमीन ही अफोर्डेबल नहीं रहती। तो फिर अगर हम टैक्स कम करेंगे तो इसका तो नुकसान होगा ना एक आम आदमी को। ये तो पॉलिसी मेकर को ये चाहिए कि जहां जमीन एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होती है वहां जो है वो रिलैक्स रखें, और जहां अगर कोई स्पेकुलेशन होती है और ट्रेडिंग होती है तो उसको डिफरेंटली जो है वो ट्रीट करें। तो उससे जो है वो जो उनका ऑब्जेक्टिव है ये भी हासिल हो जाएगा, और जो आम यूजर्स हैं और जिनको जो है घर की रिक्वायरमेंट है उनको जो है वो ये अननेसेसरी इतने हेवी टैक्सेस का जो है वो बेयर ना करना पड़े। तो क्या इसको कंसिडरेशन में लाया जा रहा है कि जहां पे रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रही हो, कोई अपनी सोसाइटी बनाना चाह रहा है, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है, तो वहां पे ठीक है आप इस टैक्स को कम करें, लेकिन जहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे एरियाज हैं, रियल एस्टेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे ट्रेडिंग हो रही होती है प्लॉट्स की, कि उसको फिर आप डिस्करेज करें? देखिए, इसमें दो चीजें अक्सर जो है वो आप अगर देखें तो मेरी प्रेजेंटेशन में होता है, और वो ये होता है कि आप अगर ट्रेडिंग और प्लॉट्स को जो है वो हायर टैक्स कर सकते हैं, लेकिन वो हायर टैक्स अगर कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो तो आप वो रिफंड कर दें, नंबर वन। नंबर टू, अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो रियल एस्टेट है ये फुल्ली डॉक्यूमेंटेड हो, तो आपको ये करना पड़ेगा कि पहले 50 मिलियन रुपीस के लिए वेल्थ रिकंसिलिएशन की एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी। इसलिए कि डेवलपर्स जो है आजकल, जो कॉर्पोरेट डेवलपर्स हैं, वो तो ये चाहते हैं कि हम फुल्ली डॉक्यूमेंटेड बिजनेस करें, लेकिन जो लोग हैं, जो बायर हैं, एंड यूजर हैं, वो कहते हैं हमारे पास रिकंसिलिएटेड वेल्थ नहीं है, लिहाजा हम कैश देंगे। जब वो ये कैश की बात करते हैं
तो मजबूरन जो है डेवलपर को कैश लेना पड़ता है, फिर उसको आगे सारा साइकिल कैश में चलाना पड़ता है। क्यों? गवर्नमेंट को जो है वो रेवेन्यू का भी लॉस होता है और फिर आरिफ साहब, बिजनेस की ग्रोथ में भी। इसमें एक मामला ये भी है, एक तो आपने ये कहा कि टैक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, लेकिन जब हमने भी बजट ट्रांसमिशन की, आप भी उनका हिस्सा थे, तो जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट सेक्टर का वो 14% है, लेकिन जो टैक्स में कंट्रीब्यूशन है 2% है। आप खुद मुख्तलिफ इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ पे ऑपोजिट है। अगर इंडस्ट्री 20-25% कंट्रीब्यूट कर रही है तो उसका टैक्स भी 20-25% या उससे ज़्यादा है। तो फिर अगर इतने सारे टैक्सेस हैं तो क्या वजह है कि 14% कंट्रीब्यूशन के बावजूद 2% टैक्स पे कर रही है रियल एस्टेट सेक्टर? आई थिंक वो रिकवरी का इशू है, या जो मैंने आपसे जो बात ये की है कि इसके अंदर जो है वो कैश को जो है वो डिस्करेज करने के लिए इकदाम लेने की जरूरत है। अगर जैसे ये मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ कि 50 मिलियन का आपका वेल्थ रिकंसिलिएशन का एग्जेम्पशन हो जाएगा, तो लोग जो है वो फिर फ्रीली सारा फुल्ली डॉक्यूमेंटेड बैंकिंग चैनल के जरिए सारे ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, तो वो सब रिकॉर्ड पे आएगा, और रिकॉर्ड पे आएगा तो सारे टैक्सेस जो है वो ज्यादा बेहतर रिकवर होंगे। लेकिन आई थिंक इसमें मजीद काम करने की जरूरत है, डेटा को देखने की जरूरत है, इस वजह से कि चाहे वो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन हो, कैश में ट्रांजेक्शन हो, जी, सब पे टैक्सेस तो एक ही से लग रहे होते हैं। आरिफ साहब ये बताइए कि इस वक्त शॉर्टेज है हमारी। जो सूरत हाल है डिमांड सप्लाई की, उसको अगर देखें तो कई ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो 2-3 साल पहले शुरू हुए थे वो तो अभी अधूरे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो खरीदार है वो अपनी इंस्टॉलमेंट ही नहीं पे कर रहा है। और उसकी वजह हमें भी पता है, महंगाई बहुत ज्यादा हुई और फिर सैलरी क्लास पे टैक्स 45 से 45% तक लगा दिया गया है। अब आप अगर मरात ले भी लें और हाउसिंग सेक्टर में बू भी देखें तो खरीदार आपके पास कहां से आएगा? पहले ही जो खरीदार है वो अपनी किस्तें नहीं पे कर सक रहा है। तो इसमें तो अगर मरात किसी को मिलनी चाहिए तो आपको नहीं लगता कि पहले आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए टैक्स की सूरत में भी, और महंगाई कम हो तभी उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है या उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ेगी ना? जी बिल्कुल, आई थिंक ये फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। और ये प्रायोरिटी भी जो है, जब ये सारे जो टास्क फोर्स मेंबर्स हैं वो बात करते हैं, तो सिर्फ ये टैक्सेस की बात नहीं, क्योंकि आपने तो एक टैक्सेस को उठा लिया है, बाकी जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग की, मॉर्गेज फाइनेंसेस की डेवलपमेंट में, अप्रूवल्स के, रेगुलेटरी मैटर्स, वो तो आई थिंक बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं सही। जो टास्क फोर्स ने कवर किए हैं और उसके बारे में रिकमेंडेशंस जो है वो दिए हैं। और आप ये देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज में भी ये घर की अवेलेबिलिटी जो है नंबर 1 प्रायोरिटी है। एक और मामला जो आप लोग चाहते हैं कि 1 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, ये तो बताया जा रहा है कि 97.5% ट्रांजैक्शन जो पिछले साल हुई हैं वो 1 करोड़ से कम ही की हुई हैं। तो इसका मतलब तमाम इन ट्रांजैक्शंस को एग्जेम्पशन दे दी जाएगी, तो इस पर आईएमएफ भी कैसे मान जाएगा ये बात? नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि थ्रेशोल्ड जो है, आप ये देखें स्टॉक एक्सचेंज में भी एक जमाने में 2011 में जो है वो ये किया गया था कि अगर आप शेयर 2 साल के लिए खरीद के रखते हैं, आपको वो जो है उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा या वेल्थ रिकंसिलिएशन नहीं पूछी जाएगी, और उसको आइंदा आप अपनी वेल्थ में इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 100% डॉक्यूमेंट हो गया है। तो इसमें भी रियल एस्टेट में भी वन टाइम आपको ये बेनिफिट देना होगा, या आप बेनिफिट देंगे, सारे का सारा जो ट्रांजेक्शन्स है वो सब रिकॉर्ड में आएंगे, और रिकॉर्ड में आएंगे तो टैक्सेस भी ज्यादा मिलेगा, और ये जो रेशो की बात हम कर रहे हैं वो रेशो भी जो है वो बेहतर हो जाएगा। और अब इसके इम्कानात क्या है? क्योंकि जो टास्क फोर्स ने अपनी रिकमेंडेशन तो दी है, लेकिन जैसे वजीर खजाना कई मरतबा ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हमें तो स्पेकुलेशन को डिस्करेज करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि पैसा रियल एस्टेट सेक्टर की जगह जो प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज है वहां पर जाए। तो आपको लग रहा है कि जो है ये असेंबली से कानून पास हो जाएगा, या सब कमेटी में जो मामला है वो आपके फेवर में जाएगा, या जो पोजीशन फाइनेंस मिनिस्टर की थी वहीं पे मामला आगे बढ़ेंगे? आई थिंक जो हम बात कर रहे हैं वो स्पेकुलेशन की, डिस्करेजमेंट की हम भी बात कर रहे हैं। हम तो जो कंस्ट्रक्शन है उसकी प्रमोशन की बात कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन तो जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, टैक्स का इतने सारे जो है वो टैक्सेस है, सारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। एक और नंबर मैं आपसे शेयर करूं। हाँ, लेकिन इसके बावजूद जो रिकमेंडेशंस थी, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल तो उसके खिलाफ बात कर रहा है ना। उन्होंने जो लेटर लिखा है वजीर आजम को, वो तो कह रहे हैं कि ये टैक्स छूट आप ना दें, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अलावा जो है प्लॉटों की खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल होगा। नहीं, आई थिंक ये गलत रिपोर्ट हुआ है। उनके जो वर्डिंग्स है वो मैंने पढ़ी है। वो ये कहते हैं मैं डिफरेंशिएशन जो है कंस्ट्रक्शन और सेल एंड परचेज ऑफ प्लॉट्स की डिफरेंशिएशन और डिफरेंट पॉलिसी को वो सपोर्ट करते हैं। तो वो भी ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन को आप
जो है प्रमोट करे, उनको इंसेंटिवाइज करे, वो उसके खिलाफ नहीं है। वो तो जो है वो स्पेकुलेटिव लैंड एक्टिविटी के खिलाफ है। अच्छा आरिफ साहब, तो ये अखबारों में मैं समझता हूँ कि गलत, ठीक आप कह रहे हो रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन आरिफ साहब बताइएगा कि हमने इमरान खान के दौर में भी देखा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है, रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो इंजन ऑफ ग्रोथ के तौर पे इस्तेमाल किया गया कि इस सेक्टर को हम मराद देंगे तो यहां से ग्रोथ होगी जो मुल्क की ग्रोथ में हिस्सा डालेगी। लेकिन खास इकोनॉमिस्ट हैं, बल्कि कई इकोनॉमिस्ट हैं जो इसके मुखालिफ बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो हाउसिंग है वो तो ग्रोथ का नतीजा है। अगर आपके मुल्क में माशी ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली हाउसिंग सेक्टर जो है उसमें आप देखेंगे कि ग्रोथ आएगी। लेकिन हमारे अप्रोच वाइस वर्सा होती है कि हाउसिंग में ग्रोथ लेकर आओ जिससे मुल्क में ग्रोथ आए। ये आई थिंक उनका अपना जो है ख्याल होगा, लेकिन अगर हम अपने दूसरे ममालिक में देखें जहाँ जो है वो प्रोग्रेस हुई है, आप ये यूएई को देख लें, आप सऊदी अरब को देख लें, चाइना को देख लें, इन सब जगहों पे जो है वो कंस्ट्रक्शन का एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। और पाकिस्तान में भी आई थिंक ये बहुत अहम कंट्रीब्यूशन जो है वो साबित हो सकता है। और मैं आपको जैसे बता रहा था कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो अपना 40% कैपेसिटी पे चल रही है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे स्टील हो, चाहे टाइल्स हो, केबल्स हो। अगर ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिवाइव होती है तो ये सब की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। और उसकी वजह से हम कैलकुलेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट को 500 बिलियन रुपीस की एडिशनल टैक्सेस मिल सकते हैं अगर वो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को जो है वो ये बेहतर कर ले। तो मैं समझता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ को भी बढ़ाने में, रेवेन्यू को बढ़ाने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में ये कंस्ट्रक्शन का बहुत अहम रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ग्रुप आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।